फाइन स्टूडेंट इकोनॉमिक सर्वे 2024 एंड 25। ये हम लोग का इंट्रोडक्टरी मॉड्यूल होगा, मॉड्यूल नंबर 1। और इसमें हम लोग बात करेंगे कि इस बार जो इकोनॉमिक सर्वे आया है उसमें क्या क्या कंटेंट्स, कहाँ कहाँ पे इकोनॉमिक एडवाइज़र ने क्या क्या बात किया है। और ये होलिस्टिक मॉड्यूल होने जा रहा है, मॉड्यूल नंबर 1। और उसके बाद हम लोग जो भी मॉड्यूल नंबर 2 होगा, मॉड्यूल नंबर 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, उसमें हम लोग विस्तार रूप से बात करेंगे इसी के बारे में। जो भी हम लोग फर्स्ट मॉड्यूल में चर्चा करेंगे उसी को हम लोग डिटेल फॉर्म में मॉड्यूल नंबर 2, 3, 4, 5 में देखने जा रहे हैं। तो देखो, इकोनॉमिक सर्वे परंपरा क्या है कि यूनियन बजट से जस्ट एक दिन पहले, जो ही नहीं कैसा हो, बट जो परंपरा है, जो कन्वेंशन है, यूनियन बजट से ठीक एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया जाता है। इकोनॉमिक सर्वे ठीक यूनियन बजट से एक दिन पहले पेश होगा, समझ गए। अब यहाँ पे हमें समझना होगा कि इकोनॉमिक सर्वे जो भी आता है वो पिछले साल तक का रहता है। यानी कि इस बार अभी कौन सा ईयर चल रहा है, 2025 चल रहा है ना, तो फाइनेंशियल ईयर कौन सा फाइनेंशियल ईयर है अभी, 2024 और 25 ही है फाइनेंशियल ईयर। क्योंकि 1 अप्रैल 2025 से तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26 स्टार्ट होगा। तो अभी भी स्टिल वी आर इन द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2024 एंड 25। बात समझ गए। तो ये जो इकोनॉमिक सर्वे है हमेशा तुम्हारा प्रेजेंट ईयर का लेके आता है। प्रेजेंट ईयर मतलब क्या, 24 और 25 का लेके आएगा। और जो बजट होता है, बजट हमेशा फ्यूचर ईयर के लिए लेके आता, फ्यूचर ईयर के लिए होता है वो, समझ गए। दैट्स अ बेसिक डिफरेंस। इसलिए यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे 2024 और 25 लिखा गया है। यानी कि 24 और 25, यानी कि 1 मार्च 2024 से जो ईयर स्टार्ट हुआ और जो ईयर तुम्हारा 31 मार्च 2025 में ख़त्म हो जाएगा। इसमें क्या क्या चीज़ हुआ है इकोनॉमी में, और एट द सेम टाइम ये तुम्हारा नेक्स्ट ईयर के लिए भी, फ्यूचर के लिए भी बहुत सारा चीज़, बहुत सारा मैसेज देती है कि फ्यूचर में ये सब होने जा रहा है। इकोनॉमिक सर्वे का मतलब ये नहीं कि केवल ये 2024 और 25 तक ही सीमित रहे। ये एट द सेम टाइम फ्यूचर के बारे में भी बहुत सारा चीज़ फोरकास्ट करता है कि फ्यूचर में हमारा ये जीडीपी होने आ रहा है, फ्यूचर में इस तरह का जियोपॉलिटिकल टेंशन रहेगा, फ्यूचर में ये सभी चीज़ हो सकता है, इसके वजह से और भी हमारा एक्सपोर्ट घट सकता है, बढ़ सकता है। ये सभी चीज़ इस इकोनॉमिक सर्वे में रहता है। और सच पूछो तो यूनियन बजट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक सर्वे होता है। आप इनफैक्ट इकोनॉमिक सर्वे का डेटा आप मेंस राइटिंग में कोट कर सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है भारत सरकार का ये। और कोई भी डिबेट में, कहीं पे भी डिस्कशन में आप इकोनॉमिक सर्वे का डेटा को यूज़ कर सकते हो। यानी कह सकते हो भारत सरकार का जो सबसे ऑथेंटिक कोई डेटा बुक होता है तो वो इकोनॉमिक सर्वे होता है, समझ गए। तो पहले समझते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट कौन करता है, किसका जिम्मेदारी है। तो हम समझते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, देखो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, 5-6 डिपार्टमेंट है, फाइन। और एक जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर भी बहुत सारा डिवीजन है, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एक डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का देखोगे बहुत सारे डिवीजन्स, उसका एक पर्टिकुलर जो डिवीजन है दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक डिवीजन, वो तैयार करता है इकोनॉमिक सर्वे को, समझ गए ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो क्या लिखा गया वहाँ पे, द इकोनॉमिक सर्वे डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय द इकोनॉमिक डिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड फॉर्मुलेटेड अंडर द सुपरविजन ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। किन के अंदर हो रहा होता है ये काम, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के अंदर हो रहा होता है। एंड 2024 एंड 25 रिपोर्ट असेस द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्री इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर 2024 एंड 25। यानी कि 24 और 25 का जो फाइनेंशियल ईयर है, जिसको हम लोग फाइनेंशियल ईयर 25 भी कह सकते हैं, उसमें क्या क्या हुआ, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या क्या हुआ, किस तरह भारत ने परफॉर्म किया इकोनॉमिक सिनेरियो में, वो सभी लेखा जोखा तुमको इस डॉक्यूमेंट में मिलेगा, समझ गया ना। कौन प्रिपेयर करता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो प्रिपेयर करता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, समझ गया ना। कौन डिवीजन करता है उसका, तो इकोनॉमिक डिवीजन, किसके सुपरविजन के अंदर होता है, तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर एंड सो ऑन, समझ गए। तो रिपोर्ट देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देख सकते हो बच्चे लोग कि इससे पहले हम लोगों ने बहुत बड़ा फ्यूचर जीडीपी फोरकास्ट किया था, मैं ऐसा हो ना सका, क्योंकि हम जानते हैं कि पिछले साल क्या हुआ कि लॉट ऑफ प्रोटेक्शनिज्म, लॉट ऑफ टैरिफ वार और लॉट ऑफ डी ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। अभी भी देख रहे हो डोनाल्ड ट्रंप जिस हिसाब से बयानबाजी दे रहा है, सब कंट्री डरा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप से, कोई भी खुश नहीं है डोनाल्ड ट्रंप जिस हिसाब से टैरिफ बैरियर का वो बात कर रहा है।
हाँ, उसके फिर रिटेलिएशन में चाइना भी वही कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है, जो जियोपॉलिटिकल जो रिस्क है, अभी कह सकते हो जो जियोपॉलिटिकल जो सिनेरियो है, कहीं ना कहीं उससे भारत भी अछूता नहीं है, भारत भी प्रभावित होने जा रहा है। तो समझ गए, यहाँ पे देखो कि 8.2% हमारा 2023 और 24 के फाइनेंशियल ईयर में हमने इकोनॉमिक ग्रोथ किया। अभी देखो 25 और 26 में, बच्चे लोग 25 और 26 में हम ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। 25 और 26 में इस एक्सपेक्टेड टू स्लिप टू 6.4%, यानी कि इतना कम होने जा रहा है हमारा। यानी कि कितना अच्छा हमारा ग्रोथ हो रहा था, हम बहुत कम होने जा रहे हैं। वही द इकोनॉमिक कंडीशन विल रिमेन स्लगिश इन द 25 एंड 26 एंड द जीडीपी इज एक्सपेक्टेड टू स्लिप टू 6.4%, द स्लोएस्ट इन 4 years फ्रॉम 8.2 इन 2023-24। कहने का मतलब ये है बच्चे लोग कि इस बार जो हमारा अपने मार्च में 31 मार्च में जब ख़त्म होगा ये पीरियड, तो केवल 6.4% का ही जीडीपी ग्रोथ होगा हमारा, जबकि हमने सोचा था कि कम से कम 7-7.5 हो, ऐसा हो ना सका। अच्छा, यूनियन बजट का पहला मॉड्यूल में हम लोग देखे थे कि यदि हमें आत्मनिर्भर भारत बनना है, विकसित भारत बनना है, तो कम से कम सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए। 7.58% से हमें 2047 तक हमें लगातार बढ़ना होगा। मैं जिस हिसाब से इस बार देखो 24 और 25 में केवल 6.4% हमारा जीडीपी ग्रोथ हुआ है, और आने वाले समय में यानी कि फाइनेंशियल ईयर 26 में 25-26 में देखोगे तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, थर्ड पॉइंट देखोगे 6.3 to 6.8%, यानी कि 6.3 से लेकर 6.8% के बीच में ही होगा। जबकि इस बार कितना होने जा रहा है, 6.4% होने जा रहा है, जबकि 2023 और 24 में कितना था, 8.2% था। तो घटा कि नहीं घटा? ये 24 और 25 में भी घटा, और 25 और 26 जो आने वाला जो ईयर है उसमें भी कम ही रहेगा। वही जियोपॉलिटिकल रिस्क, जियोपॉलिटिकल टेंशन, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इन द ट्रेड, इसी रीजन से। समझ गए बच्चे लोग? तो 6.4% दिया गया आपका 24 और 25 का दिया गया हम, और 25 और 26 में कितना होगा, 6.3 to 6.8% के बीच में एक्सपेक्ट किया जा रहा है इकोनॉमिक सर्वे में। अच्छा, नंबर 2 देखोगे, जियोपॉलिटिकल रिस्क रिमेन एलिवेटेड ड्यू टू द ऑनगोइंग कन्फ्लिक्ट एंड टेंशन विच पोज सिग्निफिकेंट रिस्क टू द ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक। बात तो सही है, जिस हिसाब से अभी ट्रेड वार चल रहा है, जिस हिसाब से प्रोटेक्शनिस्ट मेजर चल रहे हैं, जिस हिसाब से रशिया और यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो ये सभी चीज़ को देखते हुए लग रहा है कि आने वाले समय में और ज़्यादा इकोनॉमी में प्रभाव होगा, और ज़्यादा इकोनॉमिकली हमारे कंट्री को भी फर्क पड़ेगा उस चीज़ से। समझ गए? क्योंकि टेंशन ये और बढ़ने वाला है, घटने वाला नहीं है ये। तो इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए, अप साइड और डाउन साइड को रखते हुए, तो जो रियल जीडीपी का जो फोरकास्ट किया जा रहा है फाइनेंशियल ईयर 2026 में 25-26 में जो किया जा रहा है, वो 6.3 to 6.8 के बीच में होगा। समझ गए? चलो, ये तो चलो ठीक है, हमारे लिए बैड न्यूज़ है कि ग्लोबल अप एंड डाउन की वजह से सप्लाई चेन सिस्टम भी ब्रेक हो चुका है ना, जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहे हैं, टैरिफ वार चल रहा है, ट्रेड वार चल रहा है। हमारा देखो, हमारा जो करेंसी है रूपी देखो 87 चला गया है, $1 इक्वल टू 87 रुपीज़ हो गया है, लगातार घटते चला जा रहा है, डॉलर का वैल्यू लगातार बढ़ते चला जा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में हम बहुत अच्छा इकोनॉमिक ग्रोथ कामना नहीं कर सकते हैं, समझे? डिस्पाइट ऑफ दिस थिंग, हमारा जो स्टॉक मार्केट जो कैपिटलाइजेशन है वो 100% से ज़्यादा है। ये बड़ी बात है हमारे लिए। देखो, BSE स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है? वो 136% है टू द जीडीपी रेशियो, यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन को रखो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में रखो तुम्हारा जीडीपी, और यदि किसी भी कंट्री में यदि 100 से ऊपर आ रहा है, इसका मतलब बहुत ही रोबस्ट शेयर मार्केट है, इक्विटी मार्केट है उसका। तो देखो, दिसंबर 2024 तक का देखोगे बच्चे लोग, तो तुमको पता चलेगा कि 136% यानी कि 100 से ज़्यादा है। इसका मतलब हमारा जो इक्विटी मार्केट है, हमारा जो शेयर मार्केट है, हमारा जो स्टॉक मार्केट है, वो बहुत ही रोबस्ट है। और यदि बाहर से कैपिटल फ्लाइट हो रहा है, यदि बाहर से पैसा आता है ना FPI के रूप में, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, यदि ये कैपिटल फ्लाइट भी हो रहा है बिकॉज ऑफ द रिडक्शन, बिकॉज ऑफ द सम चेंजेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन यूनाइटेड स्टेट, यदि फ्लाइट भी होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर है हमारा बहुत ही वाइब्रेंट है, और दिन प्रतिदिन डीमैट अकाउंट बढ़ते चला जा रहा है, म्यूचुअल फंड में तुम्हारा बहुत ज़्यादा पैसा बढ़ते चला, इन्वेस्टमेंट बढ़ते चला जा रहा है। वही कारण है
कि इसके बावजूद भी इतना इकोनॉमिक डाउन ट्रोडन होने के बाद भी वर्ल्ड में इंडिया में एटलीस्ट स्टॉक मार्केट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। समझ गए ना? तो रेजिंग सिग्निफिकेंटली ओवर द, यानी कि 10 साल का इतिहास देखोगे, 10 ईयर्स का देखोगे परफॉर्मेंस, उसमें इंडिया बेस्ट है स्टॉक मार्केट में। दिस अ फार हाई देन द इमर्जिंग, यानी कि चाइना के हिसाब से देखोगे तो इंडिया बहुत ऊपर है अभी। चाइना में जस्ट तुम्हारा 65% तुम्हारा मार्केट कैपिटलाइजेशन टू जीडीपी रेशियो है, जो कि इंडिया में 136% है। तो कह सकते हैं कि हमारा इक्विटी मार्केट जो है बहुत ही रोबस्ट है, बहुत ही सही है, और फर्क नहीं पड़ रहा है। बाहर पैसा भी जा रहा है, कैपिटल फ्लाइट भी, और फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ का डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड, ठीक है, डीमैट अकाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं यहाँ पे। ये तो ओवरऑल फिगर तो है 136%। नहीं, दिसंबर तक का बात कर रहा हूँ मैं। इसमें सिर्फ बीएससी का बात कर रहा है। हाँ, बीएससी कैन गिव यू द वन पिक्चर। स्टॉक मार्केट का आपका एक बहुत अच्छा पिक्चर दे सकता है। केवल बीएससी का ही बात है, बीएससी 136 है, तो एनएससी भी तुम्हारा अच्छा ही होगा इस कॉन्टेक्स्ट में। ये अब यहाँ पे देखो, जीडीपी ग्रोथ स्लोस हिट बाय टिबिट ग्रोथ इन मैन्युफैक्चरिंग एंड प्राइवेट कैपेक्स। अच्छा, मैं यहाँ पे जरूर बोलना चाहूँगा प्राइवेट कैपिटल के बारे में, प्राइवेट एक्सपेंडिचर के बारे में। देखो, भारत सरकार ने कुछ साल पहले 30% से घटा के 22% कर दिया कॉर्पोरेट टैक्स, इस सोच से कि कंट्री में कॉर्पोरेट सब विकास करे, ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ करे, और ये चीज़ वेजेस में भी रिफ्लेक्ट हो। मगर वेजेस में तो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है लेबर का। इससे क्या हो रहा है कि जब कम टैक्स देना पड़ रहा है, इस बार भी देखो, तुम लोग देख चुके हो यूनियन बजट में कि कॉर्पोरेट टैक्स अब 3rd नंबर में आता है। फर्स्ट पर्सनल टैक्स, सेकंड जीएसटी, और 3rd में कॉर्पोरेट टैक्स है। और एक समय था कि कॉर्पोरेट टैक्स सबसे ज़्यादा हुआ करता था। सही बात है ना? अब यहाँ पे देखो, जबकि प्राइवेट कैपेक्स देखो, यानी कि अब प्राइवेट प्लेयर को बहुत पैसा बच रहा होगा ना, क्योंकि उसका एक तो 30% से हम 22% कर दिए, मगर जो पैसा बच रहा है वो पूरी तरीके से लेबर के अंदर नहीं जा रहा। और दूसरी बात है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो रहा है। भारत सरकार बैक टू बैक 3 इयर्स कितना ज़्यादा ध्यान दी है। यदि 4 साल 5 साल पहले देखोगे तो केवल 1.7%, 1.6 to 1.7% जीडीपी का भारत सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर करती थी। बट अभी देखो, रिसेंट टाइम में 3.1, 3.2% है जीडीपी का। इस बार भी हमने 11.22 लाख करोड़ एलोकेट किया है बजट में फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। उसके बावजूद भी जो प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए वो कमी है, नंबर 1। और दूसरी बात है कि मैन्युफैक्चरिंग जिस हिसाब से होना चाहिए, तो मैन्युफैक्चरिंग में बहुत कमी है। हाँ देखो, मैन्युफैक्चरिंग अभी भी स्टिल, जैसे हम चलो सब सेक्टर को हम लोग 3 भाग में डिवाइड करते हैं, एग्रीकल्चर, एलाइड एक्टिविटीज़, है ना, उसके बाद तुम ले लो मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग लो, और तुम इधर कंस्ट्रक्शन लो, एंड 3rd में ये सर्विस। तो सर्विस ऑलवेज गिव यू द वेरी गुड रिजल्ट, सर्विस हमेशा आपको अच्छा रिजल्ट देता है। और जहाँ तक सवाल है मार्केटाइज गुड्स का, तो अभी भी ग्लोबल ट्रेड, अभी भी देखोगे वर्ल्ड के ट्रेड के हिसाब से भारत का जो शेयर है वो मात्र 1.7 to 1.8% है ग्लोबल शेयर में मार्केटाइज गुड्स, जबकि सर्विस है 4.3-4.4% हो गया है। तो सर्विस लगातार बढ़ते चला जा रहा है भारत का, बट जो मर्केंटाइज गुड्स है वो स्टैग्नेंट है बहुत सालों से। समझ गए? तो यहाँ पे देख सकते हो 2020 और 21 का पीरियड जीडीपी कितना नीचे चला गया था बच्चे लोग। हाँ, नेगेटिव टेरिटरी में, लगभग 5.6-5.7% था 2020 और 21 में। अच्छा, ठीक से देखोगे तो तुमको 16 और 17 का भी दिख रहा होगा। 16-17 में हम लोग 8% में चले गए थे, जीडीपी कितना हुआ था, 8% का हमारा ग्रोथ हुआ था, ठीक है, 16-17 में। उसके बाद फिर डाउन गए हम लोग, 19 और 20 में भी डाउन ही थे, लगभग 4% था। कोविड आ गया तो और नीचे चले गए। अच्छा, कोविड के बाद जो नेक्स्ट ईयर है 21 और 22 का, बिकॉज ऑफ द लो बेस इफेक्ट की वजह से हम लोग कितना चले गए, देखो वहाँ पे लगभग 9 to 10% के बीच में चले गए, वो बेस इफेक्ट की वजह से हुआ है। उसके बाद देखो 2022 और 23 जो अभी बताए थे थोड़ी देर पहले, उसमें देखो लगभग 6.5%, साथ कह सकते हो। 2023 और 24 जो उसमें दिया गया, 2000 देखो उसमें 8% था लगभग, और 24 और 25 में क्या अनुमान लगा रहे हैं हम लोग कि 6.5 के आसपास होगा, यानी कि वही 24 और 25 जो कि 2 महीना बचा हुआ, 1-2 महीना बचा हुआ कंप्लीट होने में, तो 6.4-6.5%। और आगे जो है जिस हिसाब से प्रोटेक्शनिस्ट मेजर है जो कंट्री जो अपना रहे हैं बाकी कंट्रीज सब, जिससे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैक्सिमम वही 6.3 से लेकर 6.8 के बीच में होगा। तो समझ रहे हो, इसका सबसे मेन रीजन है कि एक तो ग्लोबल स्लो डाउन, उधर भी वर्ल्ड का भी असर पड़ेगा इंडिया में, और दूसरी बात है इंडिया का भी अपना प्रॉब्लम कि प्राइवेट जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए
उसमें कमी है, और हमारा मैन्युफैक्चरिंग में भी कमी है। समझ, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट उतना नहीं हो पा रहा पर जीडीपी। हमारा देखोगे एक्सपोर्ट ऑफ मर्केंटाइज गुड्स पर जीडीपी के हिसाब से देखोगे तो वो डिक्लाइन हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। समझ गए ना? हाँ, आगे देखते हैं हम लोग। पूरा ग्राफ ही देखना है बच्चे लोग, ग्राफ को समझना होगा हमें। देखो ठीक से यहाँ पे तुम यहाँ पे समझ लो कि 2023 और 2024 का कंपैरिजन किया गया है। वर्ल्ड ट्रेड अनसर्टेनिटी इंडेक्स, अच्छा इसको कौन रिलीज करती है? आईएमएफ रिलीज करती है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इस इंडेक्स को रिलीज करती है, वर्ल्ड ट्रेड अनसर्टेनिटी इंडेक्स। लगभग 130 कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और ये डेटा कहाँ से आता है? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जो कि लगभग 130 कंट्री का डेटा को करती है, देखती है, और उसके बाद जो रिपोर्ट जो पब्लिश करती है वो आईएमएफ करती है। यानी कि आईएमएफ ये जो डेटा, ये जो इंडेक्स रिलीज करती है ऑन द बेस ऑफ रिपोर्ट गिवन बाय इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ 130 कंट्रीज। समझ गए ना? अब इसमें देखो वर्ल्ड ट्रेड अनसर्टेनिटी इंडेक्स, अनसर्टेन मतलब क्या कि दुनिया में कुछ भी हो सकता है आगे। यदि कभी भी अनसर्टन हो तो जाहिर सी बात है जो ट्रेड और कॉमर्स है उस पर बहुत इंपैक्ट करेगा ना, बहुत इंपैक्ट करेगा। यानी कि प्रोटेक्शनिस्ट मेजर है ये। जो ग्लोबल वैल्यू जो चेंज सिस्टम देख रहे हो वो डिसरप्शन होना है। यानी कि जितना अनसर्टेनिटी बढ़ेगा उतना ही ट्रेड के लिए वो रुकावट है। 8.5 पहले क्या था तुम्हारा एवरेज 8.5 था, वो बढ़ के 2024 में 13 हुआ है। इससे समझ सकते हो कि अनसर्टेनिटी कितना बढ़ा है। यदि वर्ल्ड में अनसर्टेनिटी बढ़ा है तो जाहिर सी बात है इंडिया भी एक्सेप्शन नहीं होगा, इंडिया भी प्रभाव पड़ेगा। और यही कारण है कि इंडिया में 2024 और 25 का देखोगे तो कहाँ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 7-7.5% हमारा जीडीपी ग्रोथ होता, मरियल में कितना 6.5% के आसपास हो रहा है। तो एक रीजन ये भी है। दूसरा देखो जियोपॉलिटिकल रिस्क इंडेक्स। जियोपॉलिटिकल रिस्क इंडेक्स कौन रिलीज करता है? दो बड़े इकोनॉमिस्ट हैं जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के फेडरल रिजर्व बोर्ड में काम करते हैं। ठीक है, वही दोनों क्या करते हैं कि लगभग पूरा वर्ल्ड में जो 10 बेस्ट न्यूज़पेपर है उसके आर्टिकल्स को बढ़िया से अकुमुलेट करके, बढ़िया से कंपाइल करके, वही दो इकोनॉमिक जो फेडरल रिजर्व बोर्ड के हैं वही रिलीज करते हैं। देखो यहाँ पे तुमको साफ साफ नजर आएगा कि एवरेज देखो, यानी कि जियोपॉलिटिकल रिस्क इंडेक्स का एवरेज 2023 में और 24 में तुमको साफ साफ अंतर नजर आ रहा है। जियोपॉलिटिकल रिस्क यानी कि जब जियोपॉलिटिकल रिस्क हो, जब वर्ल्ड ट्रेड अनसर्टेनिटी इंक्रीज हो, तो जाहिर सी बात हर कंट्री पे ही ट्रेड एंड कॉमर्स में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो देख रहे हो बढ़ा है ना, पहले से 121 से बढ़ के कितना हो गया तुम्हारा? लगभग 133%, 133 एवरेज हुआ है। कहने का मतलब चाहे हम बात करें वर्ल्ड ट्रेड अनसर्टेनिटी इंडेक्स का, चाहे हम बात करें जियोपॉलिटिकल रिस्क इंडेक्स का, दोनों ही इंडेक्स 2024 में बढ़ा है। और इसका असर भारत पे भी पड़ा है और भी बहुत सारे इकोनॉमिक्स पे पड़े हैं। ऑल टुगेदर वर्ल्ड को ही असर पड़ा है इस चीज़ का। और जिस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप का आना सत्ता पे और थ्रेट देना कि हम प्रोटेक्शनिस्ट मेजर लगाएंगे, हम वीज़ा पे इलीगल माइग्रेंट्स को बाहर भेज देंगे, दुनिया भर का चीज़, तो इससे और ये जो रिस्क है और ये बढ़ते चला जाएगा। समझ गए? आगे देखो, यहाँ पे देखो, इंडियाज ग्रोथ रिमेन क्लोज टू द डेकेडल एवरेज डिस्पाइट ग्लोबल अनसर्टेनिटी। हाँ, मगर हम 10 साल का एवरेज देखेंगे भारत का तो लगभग उतना में ही हम लोग मेंटेन रखेंगे। हाँ, बस 2 ईयर को एक्सक्लूड कर दो, फाइनेंशियल ईयर 2021 को, 20 और 21 वाला, क्योंकि वो कोविड ईयर था, उसमें हम बहुत नीचे चले गए थे, है ना। 5.6-5.7% नेगेटिव टेरिटरी में थे जीडीपी का। और 2022 का भी छोड़ दो, मतलब 21 और 22 का, जहाँ पे हम लोग बहुत जंप कर गए थे, तो दोनों ईयर को छोड़ दो, बाकी यदि तुम 10 साल का देखोगे तो स्टिल हम लोग मेंटेन्ड हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, एग्रीकल्चर में बच चलो, एग्रीकल्चर में तुमको दिख रहा होगा यहाँ पे कि GBA 20, हाँ फाइनेंशियल ईयर 25 का, इंडस्ट्री का भी दिख रहा होगा, सर्विस का भी दिख रहा होगा, ओवरऑल GBA और GDP। ठीक है, समझ गए? तो ये 10 साल का है। 10 ईयर्स का देखोगे तो कितना हमारा मेंटेन है? लगभग कह सकते हो 6.5% के आसपास हम लोग मेंटेन है 10 ईयर्स का, जिसमें 2 साल हटा दिए हम लोग, फाइनेंशियल ईयर 21 और 22 को हटा दिए। अब यहाँ देखो तो एग्रीकल्चर GBA क्या है तुम्हारा? एवरेज ग्रोथ ओवर, हाँ इतना एवरेज ग्रोथ कितना हुआ तुम्हारा? लगभग 4% एवरेज ग्रोथ, यानी कि हर साल जो ग्रोथ हो रहा है एग्रीकल्चर में। इंडस्ट्री में देखो, इंडस्ट्री में कितना है? 6% से ग्रोथ हुआ है। बस सर्विस में देखो तुम्हारा लगभग 7% से ग्रोथ हुआ है, सर्विस GBA। समझ गए ना? और ओवरऑल देखोगे तो ओवरऑल तुम्हारा क्या है? सबको मिला के देखोगे तो GBA कितना है तुम्हारा?
हाँ, मैं 25 का बोल रहा हूँ, तो लगभग 6.2 के आसपास होगा, समझे, 6.2 के आसपास होगा। और जीडीपी भी देखोगे तो तुम्हारा वही थोड़ा सा जीबीए में वैल्यू एडिशन कर दोगे तो जानते हो कुछ ऐड करना पड़ता है, अपने आप जीडीपी आ जाता है। अब इसमें समझो ओवरऑल जीडीपी, ओवरऑल हम जीडीपी का बात करते हैं, एग्रीकल्चर कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करता है, 15 से लेकर 16%, है ना। इंडस्ट्री में दो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, इंडस्ट्री में जो सबसे दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, एक तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग है। मैन्युफैक्चरिंग कितना कंट्रीब्यूट करता है, 16 से लेकर 17%, 16 से लेकर 17%। और सेकंड सेक्टर क्या है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर है। तो कंस्ट्रक्टर ठीक है, उसका हाफ कर लो, लगभग 8% हो जाएगा। यानी समझ रहे हो ना, एग्रीकल्चर 15 से 16 कर रहा है, इंडस्ट्री 28% कर रहा है, 28 में 17% तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, 8% तुम्हारा कंस्ट्रक्शन कर रहा है। और सर्विस देखो, सर्विस सबसे ज़्यादा है, यदि होल कंट्रीब्यूशन देखोगे तो लगभग 55% करता है सर्विस। मैं रफ फिगर बता रहा हूँ तुम लोग को, जो पढ़े हो अभी तक, समझ गए ना। हाँ, अब यहाँ पे देखो और क्लियर हो जाएगा तुम लोग का। वर्ल्ड में देखो बच्चे लोग, वर्ल्ड में क्या वर्ल्ड किस हिसाब से बढ़ेगा, और पूरा वर्ल्ड को लेते हैं सब कंट्रीज को, तो 3.3% से बढ़ेगा वर्ल्ड 2025 में। इससे पहले 24 में कितना बढ़ा, 3.2 ग्रोथ रेट से बढ़ा है, उससे पहले 3.3, यानी कह सकते हैं कि 3 साल ही बैक टू बैक 3 ईयर, 2 साल पहले और 1 साल आए का लगभग वही 3.2 to 3.3% है। हाँ, एडवांस इमर्जिंग एडवांस इकोनॉमिक सब देखो, जो डेवलप कंट्री है, जैसे यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, यूके हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, सब एडवांस कंट्रीज सब है, एडवांस इकोनॉमिक्स कहते हैं। देखो ये लोग भी 1 इतना ही एक्सपेक्टेड होता है, इससे ज़्यादा ग्रोथ नहीं होता है इन लोग का, 1.7 से 1.9 3 ईयर्स। मगर इमर्जिंग इकोनॉमिक्स देखो, इमर्जिंग इकोनॉमिक्स किस रफ्तार से बढ़ने वाले हैं, 4.2% से बढ़ने वाले हैं। यदि 3 साल हम देखेंगे तो 4.2 से लेके हम 4.4 कह सकते हैं। मतलब कोई इंडिया भी यहाँ पे एक्सेप्शनल हुआ ना, यानी कि इमर्जिंग इकोनॉमिक्स वर्ल्ड का 4.2 to 4.4% 3 साल से बढ़ रहा है उस रफ्तार में। मगर इंडिया एक्सेप्शनल है कि नहीं, इंडिया मगर 6.4 या 6.5% के हिसाब से बढ़ेगा। और हमने अभी डिकेडल कितना ग्रोथ किया है, 6.4-6.5% के आसपास किया है। तो उस हिसाब से कहोगे कि इमर्जिंग इकोनॉमिक्स में इंडिया का परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू अदर वर्ल्ड, एज़ कम्पेयर टू अदर डेवलपिंग कंट्रीज। आ रहा है समझ में कंक्लूजन? हाँ, कि बाकी दूसरे डेवलपिंग कंट्री से ज़्यादा इंडिया बेटर परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि दूसरे से एक्सपेक्टेशन कितना है, 4.2 to 4.5, 4.4, मगर इंडिया कितना है, लगभग 6.5% से बढ़ रहा है। अच्छा, 23 और 24 में तो हम लोग 8% से बढ़ गए थे, तो इंडिया बेटर परफॉर्म कर रहा है इसके बावजूद भी। अब यहाँ पे देखते हैं, अब इसमें क्या बोला जा रहा है, देखो, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स दैट एमिटेड फ्रॉम द इकोनॉमिक सर्वे। आफ्टर द जनरल इलेक्शन, जो लोकसभा का चुनाव हुआ, यूनियन गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर हैज़ ग्रोन 8.2% ड्यूरिंग द जुलाई-नवंबर ईयर ऑन ईयर, यानी कि ये तुम्हारा कुछ पीरियड का दिया गया कि बहुत अच्छा बढ़ा है, और वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि कुछ क्वार्टर का दिया गया है। अच्छा, कैपिटल एक्सपेंडिचर परसेंटेज टू द टोटल जीडीपी एक्सपेंडिचर हैज़ कंटिन्यूसली इंप्रूव फ्रॉम, यदि फाइनेंशियल ईयर 2021 का बात करें, 20 और 21 का, तो उस समय हम 1.7% दे रहे थे जीडीपी का। बट जस्ट यू सी द एग्जाम्पल, फाइनेंशियल ईयर 2024 में, हाँ 2025 में, 2026 में हम तो डबल कर दिए हैं। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है डबल किए कि नहीं किए, बताओ कहाँ? पहले 1.7% था जीडीपी का, और अभी 3.3% जीडीपी का दे रहा है, डबल किए हम लोग 4-5 साल में। ये अपने आप में सरकार का सबसे बड़ा उपलब्धि है। मगर मर्केंटाइज एक्सपोर्ट देखोगे तो मर्केंटाइज एक्सपोर्ट में इंडिया बहुत पीछे हुआ है। मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, लगभग $440 बिलियन का, ये फिगर रफ फिगर दे रहा हूँ मैं, इसी के आसपास होगा, लगभग $440 बिलियन का हमारा एक्सपोर्ट होता है, मर्केंटाइज एक्सपोर्ट होता है। अब उसमें भी बच्चे लोग 70% तो लो एंड प्रोडक्ट सभी हैं। जैसे एग्जांपल देखो, यही सब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सब है ये, या फिर ये तुम्हारा जो रिफाइनरी प्रोडक्ट्स है ये सब है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स नहीं है। 70% तो लो वैल्यूड आइटम्स सब है उसमें। हाँ, जहाँ तक सवाल है इंपोर्ट का, तो अभी देखो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में लगभग तुमको अच्छा खासा गैप नजर आएगा, $260-270 बिलियन का डिफिसिट है। यानी कि इंपोर्ट में भारत ज़्यादा इंपोर्ट करवाता है बाहर से, समझे, तो लगभग $260-270 बिलियन का डिफिसिट है इंडिया को। अच्छा देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि ग्लोबल कमोडिटी प्राइस अफेक्टेड इंडियाज मर्केंटाइज एक्सपोर्ट। यदि इंडिया का मर्केंटाइज एक्सपोर्ट एज पर द जीडीपी, जो कि लगातार घट रहा है पिछले साल से, लगातार घट रहा है, तो 3-4 साल का तुम ग्राफ लोगे तो पर जीडीपी देखो तो लगातार घट रहा है। इसका घटने का एक रीज़न दिया है कि ग्लोबल कमोडिटी प्राइस के वजह से इम्पैक्ट किया है इंडिया में।
और वहाँ प्रोटेक्शनिस्ट स्टेप्स लिया जा रहा है इसलिए। हाँ, मगर ये दिखाया गया, थोड़ा रोजी पिक्चर दिखाया गया 2 क्वार्टर का, अप्रैल दिसंबर 2024 में नॉन पेट्रोलियम और नॉन जेम्स ज्वेलरी आइटम वो बढ़ा है, तो वो मायने नहीं रखता, वो छोटा सा आइटम्स है, समझिए वो छोटा सा आइटम है। ओवरऑल एक्सपोर्ट हैव ग्रोन स्टेडली इन द फर्स्ट 9 मंथ्स विथ ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। हम बोला ओवरऑल एक्सपोर्ट हमारा बढ़ा है, मगर मैं आंकड़ा क्या दे रहा हूँ कि एक्सपोर्ट पर जीडीपी वो हमारा पिछले साल से, ये 2-3 साल से हमारा घटा है। इसमें बोला कि ओवरऑल एक्सपोर्ट आप मर्केंटाइज प्लस अच्छा सर्विस आएगा तो सर्विस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, सर्विस तो कंटिन्यूस बढ़ रहा है ना भारत का, थोड़ा सा बीच में एक्सेप्शनल होगा, मगर देखोगे सर्विस, यदि ट्रेजेक्टरी देखोगे सर्विस का तो सर्विस तो लगातार बढ़ रहा है, तो ये दोनों को ले रहा है। एक्सपोर्ट में मर्केंटाइज गुड्स और सर्विस दोनों को लेके बोल रहा है कि 9 मंथ में, क्योंकि 9 मंथ का ही रिपोर्ट है, दिसंबर तक का रिपोर्ट है, समझे ना, यहाँ तुम्हारा 1 अप्रैल से लेके दिसंबर तक का रिपोर्ट है, ये 9 मंथ का दिखाया गया है। मैं 9 मंथ से आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि फाइनेंशियल ईयर क्या होने जा रहा है पूरा, तो इसमें दिखाया जा रहा है 6% से बढ़ा है, और थैंक्स टू सर्विस, और सर्विस को क्रेडिट जाता है उसके लिए, मर्केंटाइज गुड्स को नहीं जाता, क्योंकि मर्केंटाइज गुड्स कोई ज़्यादा बढ़ा नहीं है, इनफैक्ट घटा है जीडीपी के हिसाब से देखोगे तो। अच्छा देखो, इंडिया सर्विस ट्रेड सरप्लस हैज़ लेंड बैलेंस टू द ओवरऑल ट्रेड अकाउंट। देखो इंडिया का, थैंक्स टू इंडियन सर्विस, कि 4.3% जीडीपी के हिसाब से तुम्हारा, मतलब वर्ल्ड का शेयर में भारत का जो सर्विस जो शेयर है वो 4.3% है। इसमें गौर करने वाली बात है स्टूडेंट कि 2 कंपोनेंट इंडिया के पक्ष में है, एक हमारा सर्विस और दूसरा है फॉरेन रिमिटेंसेस। तो फॉरेन रिमिटेंसेस में भी बहुत ज़्यादा हमको मिलता है, $100 बिलियन से ज़्यादा मिलता है हमें, $120 बिलियन के आसपास, समझ गए ना। और दूसरी बात है कि यहाँ से भी हम लोग नेट सर्विस एक्सपोर्टर हैं हम लोग, तो उसका भी बेनिफिट कहीं ना कहीं यही दोनों जो अमाउंट है हमारे जो इंपोर्ट कवर में हेल्प करता है। कहने का मतलब जो करंट अकाउंट है उसमें बैलेंस करने का काम यही 2 कंपोनेंट करता है तुम्हारा। फर्स्ट वन इज योर सर्विस सेक्टर, क्योंकि एक्सपोर्ट जानते हो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अब करंट अकाउंट के लिए जानते हो ना, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में 4 कंपोनेंट होते हैं, कैपिटल अकाउंट में भी बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। करंट अकाउंट डिफिसिट, याद करो करंट अकाउंट डिफिसिट कितना होना चाहिए कंफर्टेबिलिटी के लिए, वो मैक्सिमम 2.5% होना चाहिए, डिफिसिट में बोल रहा हूँ। अभी इस इकोनॉमिक सर्वे में ये बोला गया कि अब पहले वाला टर्मोलॉजी लेने से नहीं चलेगा, अब हमें फिर से रीथिंक करना चाहिए कि करंट अकाउंट डिफिसिट 2.5 नहीं, उससे कम होना चाहिए। और इंडिया देखोगे तो अभी इंडिया कंफर्टेबल जोन में, अभी इंडिया का 1.3-1.4% है करंट अकाउंट डिफिसिट का, जो कि बहुत कंफर्टेबल है। और यदि ये कंफर्टेबल है हम लोग करंट अकाउंट डिफिसिट में, तो इसका सबसे बड़ा रीजन है सर्विस ग्रोथ, इसका सबसे बड़ा रीजन है फॉरेन रेमिटेंसेस। आया समझ में बच्चे लोग? तो इंडिया क्या है, 7th लार्जेस्ट शेयर है तुम्हारा ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट का, 7th में आता है भारत। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुमको समझ में आ जाएगा, देखो पिक्चर देखो, यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ये 9 मंथ का लिया गया, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक लिया गया है। तो मर्केंटाइज ट्रेड डिफिसिट देखो बढ़ा है, दिख रहा है तुमको मर्केंटाइज ट्रेड डिफिसिट नीचे देखो, हाँ पहले 199 था, 190 बिलियन डॉलर का डिफिसिट था, वो बढ़ के 221 हो गया। और अनुमान लगाया जा रहा है 3 मंथ का ऐड कर दोगे तो वही 260 और 270 बोल रहे थे, 260 और 270 बिलियन डॉलर का ट्रेड डिफिसिट होने जा रहा है फाइनेंशियल ईयर 24 और 25 में, समझ गए। और जहाँ तक सवाल है यहाँ पे देखो इंपोर्ट का, एक्सपोर्ट कितना कर रहे हैं, हाँ देखो एक्सपोर्ट तुम्हारा क्या 322 दिया गया है ना, बिल्कुल मर्केंटाइज एक्सपोर्ट दिया गया है ना। और इंपोर्ट कितना कर रहे हो तुम, इसको बढ़ा दोगे थोड़ा सा, इसमें ऐड कर दोगे, जाहिर सी बात है तुम्हारा डिफिसिट कितना है, लगभग 260-270 बिलियन डॉलर का। ये 9 मंथ का पिक्चर है, इसमें पूरा समझ में नहीं आएगा, बट आप अनुमान लगा सकते हो कि वन ईयर में फाइनेंशियल ईयर में ये सब होने जा रहा है, समझ गए ना। हाँ आगे देखो, नॉन पेट्रोलियम एंड नॉन जेम्स ज्वेलरी, ये एक्सपोर्ट हुआ, अभी जस्ट बताए थे ना, ये आइटम सब हमारा रिसेंट टाइम में एक्सपोर्ट हुआ, तो कोई खास बात नहीं है ये। आगे देखो सर्विस, देखो ये खास बात है, ये बहुत खास इंपॉर्टेंट स्लाइड है। सर्विस ट्रेड सरप्लस इन द फर्स्ट 9 मंथ। 9 मंथ में देखो सर्विस एक्सपोर्ट कितना हुआ, 9 मंथ का ही देखते हैं हम लोग। पहले कितना था बच्चे लोग, 252 था, यानी कि कंपेयर कर रहे हैं हम लोग 24 से, अप्रैल दिसंबर 2024 का कंपेयर, अप्रैल दिसंबर 23 का कंपेयर 24 से कर रहे हैं। देखो तो 252 बिलियन डॉलर का हम लोग एक्सपेक्ट किए थे 9 मंथ में, इस बार बढ़ के 281 हो गया, इसका फायदा। हाँ सर्विस इंपोर्ट, हाँ सर्विस इंपोर्ट भी ज़्यादा हुआ, ये भी बात है। सर्विस इंपोर्ट 132 बिलियन डॉलर कर रहे थे, वो बढ़ के 150 हुआ। मगर देखो सरप्लस तो हमारे पास है, उस समय सरप्लस 120 था, अभी देखो लगभग 130 है, तो सरप्लस है हम सर्विस में ऑलवेज सरप्लस है। कहीं ना कहीं यही सरप्लस के वजह से हमें फ़ायदा होता है करंट अकाउंट डिफिसिट को ब्रीच करने में। तो 130 बिलियन डॉलर का तुम्हारा सरप्लस है, तो
और तुम्हारा फॉरेन रेमिटेंस लगभग 120 से 125 बिलियन डॉलर आ रहा है। तो आगे देखो यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ समझ में आ जाएगा तुम लोग को क्या बता रहे हैं। यहाँ पे देखो, बिल्कुल अभी बताए थे ना बच्चे लोग, करंट अकाउंट डिफिसिट फाइनेंशियल 25 देखोगे तो -1 से थोड़ा नीचे जा रहा है ना, वो हरा कलर, वो करंट अकाउंट, हाँ करंट अकाउंट तुम्हारा डिफिसिट है वो, देखो वही 1.3 और 1.4 होगा, माइनस में तो वन डिफिसिट करंट अकाउंट बैलेंस है तुम्हारा, करंट अकाउंट बैलेंस डिफिसिट है, तो माइनस करंट अकाउंट डिफिसिट क्या है 1.3 1.4 के आसपास है। हाँ मगर देखोगे कुछ ईयर था जहाँ पे हम सरप्लस भी हुए थे, जैसे फाइनेंशियल ईयर 24 का Q4 में देखोगे तो हम लोग सरप्लस में चले गए थे, कुछ ही मोमेंट के लिए, Q4 के लिए ही है, फिर नीचे चले गए, आमतौर पे नीचे ही रहते हैं डिफिसिट में। अभी कंफर्टेबल कितना बताया जाता है, कंफर्टेबल कितना बताया जाता है 2.5% जो करंट अकाउंट बैलेंस है उसका डिफिसिट हो सकता है, बट इकोनॉमिक्स ने यहीं पे कहा है नो वी हैव टू रीथिंक, हमें फिर से सोचना होगा कि करंट अकाउंट बैलेंस डिफिसिट जो है वो 2.5 ने उससे नीचे करना पड़ेगा, और 2 के आसपास या 1.5 के आसपास रहेगा तब ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, समझ गए नहीं ये? अब कैसे कैलकुलेट किया है, तो कैसे हुआ देखो, सर्विस ट्रेड बैलेंस तो हमारे पक्ष में है, करेक्ट, नेट प्राइवेट ट्रांसफर वो भी हमारे पक्ष में है। नेट प्राइवेट ट्रांसफर का मतलब क्या होता है कि पैसा भारत से जा रहा है, उधर से आ रहा है, फॉरेन रेमिटेंस सब आ जाएगा उसमें, वो भी हमारे पक्ष में है। हाँ हमारे पक्ष में क्या नहीं है तो मर्केंटाइज ट्रेड बैलेंस, क्योंकि हम हमेशा इंपोर्ट ज़्यादा करवाते हैं, विजय बोले 270 के आसपास है वो, तो ओवरऑल कर दोगे तो अभी भी हम लोग ट्रेड डिफिसिट में। अब तुम खुद सोचो कि नेट प्राइवेट ट्रांसफर यदि नेगेटिव में होता, जिसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट तुम्हारा फॉरेन रेमिटेंस है, यदि सर्विस ट्रेड बैलेंस हमारा नेगेटिव में होता, 130 बिलियन डॉलर का पॉजिटिव नहीं होता, जाहिर सी बात हम बहुत नीचे चले जाते जीडीपी का। तो थैंक यू कि सर्विस ट्रेड बैलेंस इंडिया के पक्ष में है, नेट प्राइवेट ट्रांसफर इंडिया के पक्ष में है, यही कारण है कि बहुत कंफर्टेबल हम लोग 1.3 बस तुम्हारा क्या है जीडीपी का करंट अकाउंट बैलेंस डिफिसिट है हमारा, जो कि कंफर्टेबल है अभी। हाँ आगे देख सकते हो, इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ सर्विस सेक्टर शेयर इन जीबीए, देख लो बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। देखो फाइनेंशियल ईयर 2013 लो, 13 में सर्विस सेक्टर का क्या रोल था जीबीए में, इंडिया का टोटल जीबीए में, तो बच्चे लोग 50%। फाइनेंशियल ईयर 19 देखो, मतलब 18 और 19 देखो, बढ़ के कितना हो गया वो 53%, 52 to 53%। अभी देखो अच्छा खासा 55% हो गया है। तो देख रहे हो ना सर्विस का जो टोटल जीबीए में कितना अच्छा शेयर बढ़ रहा है, हम कह सकते हैं कि ये सर्विस लगातार बढ़ रहा है। दूसरा देखो इंडियाज इंक्रीजिंग शेयर इन ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट, ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट देखो 2023 का 4.3%, जो तो बहुत दिन से हम लोग बात कर रहे हैं। आरबीआई भी रिपोर्ट लेके आई थी ना, आरबीआई ने भी लगभग यही 4.5-4.6% दी थी। देखो तो 2023 में देखोगे तो इंडियाज का जो ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट है, इंडिया का शेयर कितना है तो 4.3 है। अच्छा यदि हम मर्केंटाइज गुड्स का बात करेंगे तो 1.7 to 1.8, और बहुत साल से एक ही अटके हुए हैं, मगर देख रहे हो ना सर्विस कितना जंप कर रहा है, 5, 14 और 23 में देखो लगा पूरा जंप किया है, समझ गए। आगे देखो यहाँ पे, अच्छा बैंकिंग सेक्टर भी बहुत इम्प्रूव किया है हमारा। याद करो एक समय था कि बैंकिंग में बहुत सारा प्रॉब्लम था, बट थैंक्स टू प्रेजेंट गवर्नमेंट कि बैंक रिकैपिटलाइजेशन प्रोग्राम चला और जिसके तहत बैंक को बहुत पैसा दिया गया, तो उससे क्या फ़ायदा हुआ, देखो एसेट क्वालिटी बेटर हुआ, कैपिटल बफर्स बेटर हुए और स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल परफॉर्मेंस हुआ है। हाँ मैं बताना चाह, नीचे जाओ फिगर देखो, फिगर पहले फिगर को देखते हैं उसके बाद फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं। देखो ग्रॉस एनपीएस, हाँ ग्रॉस एनपीएस ऑफ शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स ऑन अ डिक्लाइनिंग ट्रेजेक्ट्री, देख लो घट रहा है लगातार। याद करो बच्चे लोग, मार्च 2021 का पीरियड था जहाँ पे ग्रॉस एनपीएस है, ये टोटल एनपीएस जो है, नेट एनपीएस नहीं है, ग्रॉस एनपीएस 7.3% था, घट के अभी कितना हो गया, सितंबर 2024 का दिया गया ओनली 2.6%। जितना ग्रॉस एनपीएस कम हो, समझे ना, उतना ही बैंकिंग सिस्टम आपका रोबस्ट है, समझ गए। उसी तरह देखो रिटर्न ऑन एसेट, यानी कि ये चीज़ आपको प्रॉफिटेबिलिटी दिखाता है। एक बैंक को चेक करना है बैंक कितना बेहतरीन काम कर रहा है, तो उसके लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उस पैरामीटर को देखना होता है, जैसे ग्रॉस एनपीएस, नेट एनपीएस, समझ गए। ग्रॉस एनपीएस और नेट एनपीएस में अंतर होता है। ग्रॉस एनपीएस का मतलब क्या, टोटल एनपीएस, नेट एनपीएस का मतलब क्या है, प्रोविजनिंग को भी कंसिडर करके। हाँ रिटर्न ऑन एसेट मतलब क्या, प्रॉफिटेबिलिटी कितना कमाया जाए, देखो लगातार ग्राफ बढ़ रहा है। मार्च 21 देखो, अच्छा उससे पहले तो नेगेटिव में था बैंक का, तो रिटर्न ऑन एसेट तो नेगेटिव में था, वो तो थैंक्स टू द गवर्नमेंट
कि उस समय इंटरवीन की थी और उस समय 0.7% तुम्हारा क्या प्रॉफिटेबिलिटी था, रिटर्न ऑन एसेट्स, अब वो बढ़ के अभी कितना हो गया 1.4 पर, यानी कि डबल हुआ है। देखो ओवर द सम ईयर्स 1 2 3 4 5 ओवर द 5 ईयर्स जो प्रॉफिटेबिलिटी है यानी कि रिटर्न ऑन एसेट क्या है वो डबल हुआ है, 1.4% हुआ है। देखो ठीक से सर कौन सा एसेट सर, किस टाइप का एसेट? जो बैंक पैसा दे रही है, तो बैंक जो पैसा दे रही है, जो लोन है, लोन ही तो बैंक के लिए एसेट है, तो कितना वो प्रॉफिट आ रहा है वापस, तो वो तुम्हारा 1.4%। जबकि देखो 5 साल पहले कितना था, ओनली 0.7%, तो बढ़ा है, डबल हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो ये बैंक के लिए बहुत ही पॉजिटिव खबर है कि इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस एनपीएस उसमें लगातार घटते चला गया, इन टर्म्स ऑफ रिटर्न ऑन एसेट्स उसमें लगातार बढ़ते चला गया है। आगे देखो बैंक क्रेडिट स्टडी, देखो बैंक का देखो क्रेडिट, अच्छा बैंक का जितना क्रेडिट ग्रोथ होगा उतना बेटर है ना। तो यहाँ देख सकते हो कि 170 लाख करोड़ इसमें नवंबर 2024 में दिया गया। देखो इतना ज़्यादा बढ़ा है, और यदि ईयर बाई ईयर देखोगे तो ये भी तुम्हारा 12% से बढ़ा, जो कि वो चीज़ वेरी गुड, क्योंकि जितना क्रेडिट लेंगे लोग उतना ही बैंक कमाएगा, उतना ही लोगों को पैसा मिलेगा, उतना ही इकोनॉमी में पैसा मोबिलाइज होगा। देखो डबल डिजिट है वो, और टोटल यदि अमाउंट का बात करते हैं तो 170 लाख करोड़ का है वो, समझ गए ना। तो हम कह सकते हैं कि पहले कंपेयर में यानी कि जितना बैंक क्रेडिट होगा उतना ही बैंक के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि वहीं से ना बैंक अपना एसेट क्रिएट करेगा, वहीं से बैंक अपना रिटर्न ऑन द एसेट क्रिएट करेगा, पैसा कमाएगा। तो सभी पैरामीटर में बच्चे लोग बैंक अभी बहुत रोबस्ट है। आगे देखो, नीचे देखो, फिगर देखो। अच्छा देखो 1951 जब पहला सर्वे हुआ हमारा भारत का, तो उस समय देखो जान के हैरान हो जाओगे, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट कितना था, केवल 5%, यानी कि बैंकिंग चैनल से लोग को जो पैसा मिलता है, यानी कि 100 रुपया मिल रहा है, तो केवल 5%, जो 5 रुपया है तुम्हारा, वो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट था, यानी कि बैंक सबसे मिलता था। अब इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का मतलब NBFC हो सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, और बहुत सारा हो सकता है। और नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट कितना था, 95% था, यानी कि मनी लेंडर सब 95% लोग लेते थे। वो समय है इंदिरा गांधी का ही समय, 70 और 80 का दशक, जहाँ पे ये देखो तुमको चेंज नज़र आएगा बहुत ड्रास्टिक से, क्योंकि इंदिरा गांधी ने बहुत सारे बैंक को नेशनलाइज किया ना, तो वहाँ पे देखो ग्राफ ठीक मर्ज किया ना दोनों, और मर्ज करके अभी का स्थिति देखो 2022 में कि 75%, जान के हैरानी होगा, 75% जो क्रेडिट है वो इंस्टीट्यूशन से ही मिलता है, चाहे वो बैंक हो, चाहे प्राइवेट बैंक हो, चाहे है ना सरकारी बैंक हो, चाहे कोऑपरेटिव बैंक्स हो, चाहे NBFC हो। 75% जो क्रेडिट है तुम्हारा वो इंस्टीट्यूशनल है, ओनली 25% जो है तुम्हारा क्या वो नॉन इंस्टीट्यूशनल है, जैसे मनी लेंडर सब है। तो लोग जितना, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, इसी को तो फाइनेंशियल इंक्लूजन कहते हैं। जितना लोग बैंक से जुड़ेंगे उतना ही क्या होगा कि मोनोपोली नहीं होगा। नहीं तो मनी लेंडर से पैसा लोगे तो हो सकता है कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस ले, बात समझे ना, ये अच्छी बात है। दूसरा देखो यहाँ पे ग्रोथ इन क्रेडिट फ्लो टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, बताओ फाइनेंशियल ईयर में केवल 3.47, अच्छा स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर जिसके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन हो। अब इन लोग को देखो, इन लोग को कितना पैसा जा रहा है, पहले ओनली 3.47 लाख जा रहा था करोड़, तो उसमें देखो 14.4 लाख करोड़ अभी जा रहा है। तो कितना क्वांटम जम है तुम्हारा 10 साल के अंदर, तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। अब 14.4 लाख करोड़ तुम्हारा जा रहा है, तो बड़ी बात है ना कि इतना अधिक तुम्हारा फार्मर्स को जा रहा है, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को जा रहा है, समझ गए। हाँ तो बच्चे लोग ऊपर आ जाओ फिर से, अब पढ़ो, आप समझ में आ जाएगा बढ़िया से। तो देखो अच्छा एक और बताना चाहेंगे इसका, तो ये पैरामीटर हो गया। तुम ये भी देख लो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का मतलब क्या होता है, तुम्हारा वही कैपिटल है ना, रिस्क वेटेड जो भी है उसको कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ही बोलते हैं। आप बफर नॉर्म्स यानी कि RBI का स्टिपुलेशन देखोगे, या तुम जो बेसल नॉर्म्स के हिसाब से कितना है, +9 + 2.5%, 9 ± 2.5, गुड टाइम्स में +2.5% को मेंटेन करना पड़ता है। अभी देखो हमारा बैंक का 16%, 15% है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, तो उस पैरामीटर में भी देखोगे तो इंडिया का जो बैंकिंग सिस्टम है बहुत ही रोबस्ट है। हाँ तो कासा रेशियो भी अच्छे से मेंटेन है, बिल्कुल वो भी एक इकोनॉमिक पैरामीटर है बैंक को देखने का। तो देखो ग्रॉस NPS बैंकिंग सेक्टर में डिक्लाइन हुआ है, ये अपने आप में 12 साल में सबसे कम है, 2.6% है। जहाँ तक सवाल है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को, जानते हो कि बहुत सारा मैकेनिज्म है, सरफेसी एक्ट है, डेब्ट ट्राइब्यूनल्स है, तो
यदि मान लो कि बैंक से पैसा लिए हो और बैंक चुकता नहीं किया जा पा रहा है, यानी कि चुकता नहीं हो पा रहा है, रिटर्न नहीं हो पा रहा है, तो यस देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ IBC, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। तो हम जानते हैं कि शुरू में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ने बहुत अच्छा काम किया, बट बीच में फिर पूरा स्लगिश हो गया। मैं यहाँ पे रोजी पिक्चर दिखाया गया है कि सितंबर 2024 तक IBC के अंदर भी लगभग 1000 से ज़्यादा रेजोल्यूशन प्लान्स को अप्रूव किया गया, और जिसके वजह से क्रेडिटर को लगभग 3.6 लाख करोड़ का मिलने का चांस है, जो कि अपने आप में 161% है तुम्हारा लिक्विडेशन वैल्यू का, और 86% तुम्हारा फेयर वैल्यू का है। जो भी लोन था उसका, लेट से 100 रुपया लोन था तो 86 रिटर्न होने का बात है उसमें। खैर ये पूरा होल ईयर आएगा तब हम एनालाइज करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रिसेंट टाइम में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट ने भी अच्छा परफॉर्म तो नहीं किया है ना, क्योंकि पहले 55 तक था, 50 और 55% तक रेजुलेशन हो रहा था, बट बीच में सही बोल रहे हो 25 और 27 हुआ है। और अभी देखते हैं कि सितंबर 2024 तक भले ही दिया हो, ओवरऑल क्या था, तो उसके लिए हमें और डेटा के साथ हमें आना होगा समझने के लिए ठीक से। हाँ, तो यहाँ पे देख सकते हो लास्ट में इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अच्छा देखो यहाँ पे बिल्कुल पहले चार्ट देखोगे ज़्यादा समझ में आएगा। एक टाइम था बच्चे लोग, हमारे पास 700 प्लस चला गया था बिलियन डॉलर। मैं वही बात है कि RBI क्या करती है, मैनेज फ्लोट करती है ना, RBI मैनेज फ्लोट करती है। यदि मान लो कि हमारा रुपी बहुत डिप्रिशिएट कर रहा है तो RBI क्या करती है, नॉर्मली आके फॉरेक्स से पैसा लेके डॉलर को वो करती है ना, बेच देती है मार्केट में, ताकि करेंसी स्टेबल रह सके। तो यही कारण है कि देखो 700 प्लस बिलियन डॉलर का था, अभी घट कितना हो गया 640 बिलियन डॉलर, जो कि अपने आप में ठीक है, बैड नहीं है। तो इंडिया का अभी का देखोगे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना है, 640 बिलियन डॉलर है, अभी दिसंबर 2024 तक का बात किया गया, जो कि अपने आप में 11 मंथ तक और इंपोर्ट कवर कर सकता है। ऐसे भी फॉरेक्स कितना होना चाहिए ताकि इंपोर्ट कवर हो सके, 10 मंथ का होना चाहिए ना जी, तो हमारा 11 मंथ कवर कर रहा है। और जो कंट्री का ये एक्सटर्नल डेब्ट का 90% है, कहने का मतलब एक्सटर्नल डेब्ट जो है इससे थोड़ा ज़्यादा है, इससे 10% ज़्यादा है, मगर हम कंफर्टेबल है, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सारा ऐसे भी अकाउंट, जैसे तुम चाइना का ही देख लो एग्जाम्पल, यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ US से, तो उन लोगों का तो एक्सटर्नल डेब्ट और भी ज़्यादा है। बट यदि हमारा 90% है एक्सटर्नल डेब्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, तो बहुत ही हम लोग सुइटेबल है, कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया ना। तो ये हम लोग ओवरऑल पिक्चर देखे हैं और आने वाले समय में इसको डिटेल फॉर्म में देखेंगे। दैट्स इट, कंप्लीटेड।